हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन लोगों ने जेआईबी कर लिया, चाहे वो सिंगल अटेम्प्ट में किया, चाहे 10 साल में किया या 5 साल में किया। अगर आपने जेआईबी कर लिया तो आपने बैंकिंग इंडस्ट्री का वो कोर्स पास किया है जो आपको एक जूनियर एसोसिएट कहता है, लेकिन इसका सिलेबस ऐसा है कि आपको बैंकिंग की बेसिक्स बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। आईआईबीएफ के इस कोर्स की तारीफ़ करनी पड़ेगी और उसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। यह आपने देख ही लिया होगा कि आपकी नॉलेज को कैसे टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि आपकी जो अगली जर्नी है, चाहे वो जेआईबी के अगर कुछ लोग नहीं कर पाए वो देख रहे हैं, या जो लोग जेआईबी करके अब सीआईबी प्रमोशन या कोई सीसीपी या कोई और आईआईबीएफ के कोर्सेज के बारे में अगर तलाश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये चैनल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मोबाइल एप्लीकेशन भी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आपने जेआईबी कर लिया, अब नेक्स्ट क्या बात आती है, अब क्या करें, क्या आगे सीआईबी करें या नहीं करें। और सीआईबी करना ज़रूरी है। अभी आप उस स्टेज पर हैं अधिकतर बैंकर जो बैंक में इनिशियल लेवल पे पोस्ट हुए हैं और बेसिक बैंकिंग की ज़रूरत उनको पड़ती रहती है, लेकिन जब आप प्रमोशन ले लेंगे, स्केल 2-3 हो जाएंगे, ब्रांच मैनेजर बनेंगे, एजीएम डीजीएम बनेंगे, तो वहाँ पर आपकी ज़रूरत आती है सीआईबी की। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग सीआईबी ना करना चाहें, प्रमोशन ना लेना चाहें, लेकिन इसे कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आप जेआईबी करने के बाद सीआईबी करते हैं तो सबसे पहली बात है, आपको मिलते हैं 2 इंक्रीमेंट। और ये 2 इंक्रीमेंट अगर क्लरिकल की बात करें तो 5 से 6 हज़ार आराम से, और ऑफिसर की बात करें तो 8 से 10 हज़ार इस समय पर आराम से आपका सैलरी बढ़ जाती है। और ये बहुत लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट करता है। इसके अलावा कोई भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे अगर प्रमोशन का, तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा सीआईबी क्यों नहीं किया या सीआईबी कब तक करेंगे। तो जेआईबी सीआईबी की जोड़ी ऐसी है जैसे आपने किसी रिलीजियस उसमें या 4 धाम की यात्रा कर ली या हज कर ली, या जो भी मतलब एक ज़रूरी ऐसा माना जाता है कि वहाँ ज़रूर जाना है, तो आप बैंकिंग में अगर हैं तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, प्रमोशन के लिए, और अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी इसमें मिलता है। तो दोस्तों, सीआईबी की तैयारी कब से शुरू करें? देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि जब जेआईबी की आप तैयारी कर रहे थे तो कितना टाइम लिया आपने? सीआईबी में हो गए पेपर 5 और आप सोच रहे हैं कि मैं तब तैयारी करूंगा तब करूंगा, तो गलती कर रहे हैं। क्योंकि जेआईबी से 60% कॉन्सेप्ट और जो आपका कंटेंट कह लीजिए वहीं से डेवलप होता है। अगर आपने जेआईबी में तैयारी अच्छी करी है तो इसका 50 to 60% बेनिफिट डायरेक्ट सीआईबी में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सीआईबी की आईआईबीएफ की वेबसाइट से हमने लिया हुआ है। सीआईबी के जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो 3 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सितंबर से तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप तैयारी कब करें? अभी आपके पास जुलाई है, अगस्त है, नहीं, गलती ना करें। ये तो रजिस्ट्रेशन की डेट है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना है, तो जब आपने डिसाइड कर लिया तो रजिस्ट्रेशन का वेट नहीं करें। ये तो केवल आपका एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। आपको तैयारी बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे ही ये सीआईबी का एग्ज़ाम होगा, इमीडिएटली सीआईबी का न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसके इनरोलमेंट हमने, जो हमारे पुराने स्टूडेंट जो पास हो चुके हैं, उन लोगों ने इनरोलमेंट करा भी लिया है। और टाइम से अगर आपने कोर्स में इनरोलमेंट कराया तो आपका एक कमिटमेंट बनता है, आप फीस पे करते हैं, आपको लगता है कि मेरे पैसे बेकार ना चले जाएं, और आप स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सीआईबी की जर्नी को। अब सीआईबी की जर्नी जल्दी क्यों करें? क्योंकि 5 पेपर हैं और उसमें से 1 या 2 पेपर आपके कंटिन्यूस सैटरडे संडे में फंस जाते हैं। पेपरों का जो स्ट्रक्चर है, जो सब्जेक्ट हैं, वो जेआईबी से कुछ अलग है, तो आपको जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से इसमें पेपर होते हैं और कौन सा इलेक्टिव लेना ठीक होता है। वो 5 पेपर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं दोस्त। जब आप सितंबर में स्टार्टिंग करते हैं एनरोलमेंट की, तो हालांकि लास्ट डेट तो 23 सितंबर है, लेकिन उसका वेट नहीं करना, टाइम से कर लेना, क्योंकि कई बार आपको स्लॉट नहीं मिल पाता। और अगर बात करें पेपरों की, तो दोस्तों आप स्क्रीन में देखिए, आपके टोटल 5 पेपर हैं, जिसमें से जो 4 पेपर हैं वो आपके सबके कॉमन हैं। 4 पेपर सबके कॉमन हैं और 1 पेपर आपका इलेक्टिव है। तो जो 4 पेपर कॉमन है उसके बारे में भी आपको बता दूं, ये जो 4th पेपर है बीआरबीएल का, ये पहले जेआईबी में हुआ करता था। जो लोग पुराने जेआईबी वाले हैं वो इसको जानते हैं।
एबीएम की बात करें तो एबीएम में जो पेपर का जो क्राइटेरिया है, जो सब्जेक्ट का वो है, उसमें एक तो मॉड्यूल में आपका स्टैट है, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, और दूसरे मॉड्यूल में आपका जो है एचआर है, तीसरे में क्रेडिट यानी कि जो आपके लोन से रिलेटेड है, और चौथे में है कंप्लायंस। तो आप देख पा रहे होंगे जो क्रेडिट वाला है आपका पहले से आपने पढ़ा हुआ होता है जेआईबी में। बीएफएम की बात करें तो बीएफएम में फॉरेक्स और बेसल यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, और थर्ड आपका आ जाता है ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट में थोड़ा फॉरेक्स में आपने यहाँ जेआईबी में पढ़ लिया होता है। अब बात करते हैं एबीएफएम की। देखिए एबीएफएम ये नया इंट्रोड्यूस पेपर है। इसमें एक बैंकर बैंक की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रेशियो और बैंक कैसे चलेगा, थोड़ा मैनेजमेंट कैसे होगा, उस बारे में पेपर है, नया इंट्रोड्यूस किया गया, थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पेपर की। फोर्थ पेपर मैंने बताया कि ये पूरा डिटो पेपर है जेआईबी से उठाया हुआ। तो ये तो 4 पेपर हो गए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो आपको डेट मिल रही हैं, लेकिन 4th और 5th पेपर के बीच में एक दिन मिल रहा, जैसे मैंने पहले बताया था। और इलेक्टिव की बात करें तो 5 इलेक्टिव है, रूरल, एचआरएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। अगर आप अधिकतर सेमी अर्बन ब्रांच में रहे हैं और थोड़ा सा एग्रीकल्चर पता है, घर में काम होता था, थोड़ा बहुत जानते हैं, और मेरे ख्याल से इंडिया में 70% लोग एग्रीकल्चर को पता है कि क्या होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड नाबार्ड है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को इंटरेस्ट रखते हैं तो ये लेना है आपको। और इसको आज की डेट में काफ़ी इन जो और पेपर्स हैं उसके कंपैरिजन में क्या है, एक सिंपल पेपर माना जाता है, यानी उनसे इजी पेपर माना जाता है, ठीक है। एचआरएम की बात करें तो जैसा मैंने बताया था आपको कि आपका एबीएम का जो एचआरएम का मॉड्यूल है वो आपको यहाँ पर हेल्प करता है। और अगर आपने एमबीए किया हुआ है ठीक ठाक कॉलेज से जहाँ एचआर पढ़ी है तो वो आपको हेल्पफुल करता है, या आप कंट्रोलिंग ऑफिस में एचआर वगैरह में रहते हैं तो भी आपको ये हेल्प करता है। और ये मोस्टली थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आईटी की बात करें, अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीसीए एमसीए किया हुआ है, आईटी में इंटरेस्टेड है, या 2-3 सालों से आईटी डिपार्टमेंट में है, आईटी अच्छी लगती है, तो उस कंडीशन में आप जो है ये आईटी वाला पेपर ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमने बात बताई कि बीएफएम में जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है वो ऑलमोस्ट 50 से 60% सेम है। अगर आप बीएफएम बहुत अच्छी से कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस कंडीशन में, और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा लगता है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट ले सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर देख सकते हैं, उसका सिलेबस पहले मंगा लीजिए, सिलेबस ऑनलाइन अवेलेबल है यहाँ पर, तो ऑनलाइन सिलेबस से आप देख के आइडिया लगा लीजिए कि क्या आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है, रिस्क मैनेजमेंट हम शौक में लेते हैं और अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करते, तो वहाँ प्रॉब्लम पैदा हो जाए। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंकिंग की। सेंट्रल बैंकिंग से मतलब है जो आरबीआई के जो अपना पूरे डायरेक्शंस हैं, सेंट्रल बैंकिंग है, आरबीआई की स्कीम्स हैं, आरबीआई के मास्टर सर्कुलर्स हैं, डायरेक्शंस हैं, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है सेंट्रल बैंकिंग। यानी कि एक आरबीआई कैसे कंट्री में जो है और बैंकों के साथ डील करता है, इस बारे में है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कंप्लीट जो आपका जो सीआईबी की एक ब्रीफ स्ट्रेटजी। तो ब्रीफ स्ट्रेटजी को देखते हुए आपने डिसाइड करना, देर नहीं करनी है, 2-4 दिन 10 दिन आराम कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एनरोलमेंट स्टार्ट करिए। और स्टार्टिंग में अगर आप इस समय पर एनरोलमेंट कर रहे हैं तो 2500 का एक एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, लॉन्ग वैलिडिटी मिलती है। अगर आपको ये रिस्क रहता है कि मेरा इस बार एक पेपर फंस जाएगा, अगली बार निकाल लूँगा, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 5th अटैम्प्ट तक की फ़ीस दे रखी है, लेकिन ये 5th अटैम्प्ट में एक बात है कि 6 अटैम्प्ट में से एनी 5, अगर आप इस दिसंबर वाले को अप्लाई करने वाले हैं पहली बार, तो आपका ही लगा लीजिए दिसंबर, फिर दिसंबर के बाद जून जुलाई वाला यानी जो 25 वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका 25 का ही सेकंड वाला, फिर 26 वाला और फिर 27 वाला। इसका मतलब ये हुआ जो जून जुलाई में 27 में एग्ज़ाम है, वहाँ तक के 6 एग्ज़ाम में से एनी 5, एक आप बीच में छोड़ सकते हैं तो काउंट नहीं होगा, पहले काउंट हो जाता था। तो एनी 6 में से एनी 5, मतलब इन 6 अटैम्प्ट में से, नेक्स्ट 6 अटैम्प्ट में से एनी 4, तो आप
इन सॉरी एनी 5 पाँच अटैम्प्ट, पहला अटैम्प्ट में फ़ीस आपकी इतनी जाएगी 5,000 रुपये, उसके बाद में एवरी अटैम्प्ट जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इतनी फ़ीस जाएगी, ठीक है। कुल मिला के आपको 6 अटैम्प्ट में से 5 अटैम्प्ट में ये पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है। बात करते हैं एग्रीगेट की। देखिए एग्रीगेट यहाँ भी लागू होगा, यानी कि अगर आपने एक पेपर में 70 ले लिए और बाकी जो 4 पेपर में उसमें आप 45 भी लाते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे एग्रीगेट में, लेकिन ये सारे मार्क्स एक अटैम्प्ट में आने चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं बोल रहे हैं, आपने पहले अटैम्प्ट में एक भी पास नहीं किया कोई बात नहीं, दूसरे में एक भी पास नहीं किया, जैसे तीसरे में आपने इस क्राइटेरिया में आ गए तो आप पास हैं। और अगर आपने पहले या किसी भी अटैम्प्ट में एक आध पेपर 50 मार्क्स से निकाल लिया तो उनके किसी भी नेक्स्ट अटैम्प्ट में 45 का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उस अटैम्प्ट में आपको हर अटैम्प्ट में 50-50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि जो अटैम्प्ट और एग्रीगेट और कितने अटैम्प्ट मिलते हैं उसके बारे में। आप सभी ने वीडियो पूरा देखा, बहुत ध्यान से देखा, इसका बेनिफिट आप उठाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।